हेलो एवरीवन, आई होप कि आपके टर्म टू की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। वन शॉट रिवीजन करेंगे, उसी के साथ में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे। जो कि आप लोग वन शॉट रिवीजन देखते हो वो दो दो तीन तीन घंटे के होते हो, उसमें काफ़ी ज़्यादा बोरिंग सा होते हैं। तो उसी को ही समराइज करके मैंने 15 से 20 मिनट्स के अंदर आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट जो नोट्स होते हैं वो बना करके आपको डिलीवर करने की कोशिश करिए। उसी के साथ में उसके क्वेश्चन है, तो अगर आप इसको ध्यान से देखते हो तो डेफिनेटली आपका इससे एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा और आपका चैप्टर बहुत ही कम टाइम के अंदर अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखिएगा, आपका चैप्टर जो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन है ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है। इसमें जो डेफिनेशंस हैं वो अच्छे से याद रखनी है और कौन से पॉइंट्स है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब कुछ आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। उसी के साथ में आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि आपको इसके आंसर्स किस तरीके से लिखने हैं। तो मेक श्योर कि आप इसे ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। उसी के साथ में आपके टर्म 2 की केमिस्ट्री का कंप्लीट रिवीजन हो चुका है, वो वाली वीडियो आप देख सकते हो। उसी के साथ में टर्म 2 की फिजिक्स का भी रिवीजन हो चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डाल दिए हैं और बहुत कुछ आप लोगों के लिए मटेरियल खूब सारे, बस डिपेंड करता है कि आप लोग कितना ले पाते हो। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ये सब देख सकते हो। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो डेफिनेशन है वो है हेरिडिटी की। इवोल्यूशन वाला पार्ट हटा दिया गया तो हम भी उसे नहीं पढ़ेंगे, हम हेरिडिटी वाला पार्ट पढ़ेंगे। तो हेरिडिटी क्या होती है, सिंपल सा इसको ये समझो कि ये क्या होता है कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, इसको ही हेरिडिटी कहते हैं। आप बस इसको ये याद रखिए कि वन जनरेशन से अदर जनरेशन तक जो भी ट्रांसफर होते हैं कैरेक्टर्स या फिर ट्रेड्स, उनको हेरिडिटी कहते हैं। देन फिर इसके बाद में आता है वेरिएशन। वेरिएशन के अंदर जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये बन सकते हैं, इसमें 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो डेफिनेशन वेरिएशन की, दूसरा क्वेश्चन की क्या कॉजेज होते हैं वेरिएशन को, और इंपॉर्टेंट क्यों है वेरिएशन। ये 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इनको याद कर लीजिए। सबसे पहले इसके वेरिएशन की अगर बात करें तो द डिफरेंस इन द कैरेक्टर और द ट्रेड्स अमंग द इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीसीज इज कॉल्ड वेरिएशन। देन फिर इसके बाद में बात करें कि ये क्यों होता है, इसके पीछे के कॉजेज क्या है। इसलिए होता है क्योंकि जेनेटिक वेरिएशन होते हैं जिसको कि हम म्यूटेशन कहते हैं, और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि डाइट्स हो गया, क्लाइमेटिक कंडीशन हो गया, केमिकल्स हो गया। कि एक तरीके से मान लीजिए कि क्लाइमेटिक कंडीशन है वो सबसे ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती है। कि जैसे कि कोई भी एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया एक हायर टेम्परेचर के ऊपर सर्वाइव कर पा रहा है, तो वो क्या होगा कि नेक्स्ट जो आने वाली जनरेशन है वो उसको आसानी से, जो हीट वेव्स हैं उनको आसानी से रिस्टोर कर लेगी। तो जो वेरिएशन होते हैं वो इसीलिए होते हैं। और अब इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, इंपॉर्टेंस इसलिए क्योंकि एक बेसिक है हेरिडिटी का, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जाने के लिए, और एडेप्टेबिलिटी ज़्यादा ज़रूरी होती है। सेकंड जो पार्ट है कि वो है एडेप्टेबिलिटी टू द एडवर्स कंडीशन इज ड्यू टू वेरिएशन। जैसे कि मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का एग्जांपल लेंगे कि एक बैक्टीरिया है वो 50 डिग्री सेल्सियस तक क्या कर सकता है, टॉलरेट कर सकता है, मतलब एक तरीके से 50 डिग्री सेल्सियस का बियर कर सकता है। देन फिर इसके अगर आगे आने वाली जनरेशन में थोड़ा बहुत भी वेरिएशन होता है तो क्या होगा कि इनकी वेरिएशन में मान लीजिए कि 55 डिग्री सेल्सियस तक हो जाए, तो क्या होगा कि वो जो जनरेशन है वो इसके ऊपर आसानी से क्या कर लेगी, एक तरीके से एडमायर हो जाएगी। तो ये मान लीजिए कि बैक्टीरिया जनरेट तो हुआ था 40 डिग्री के ऊपर, लेकिन ये 50 डिग्री सेल्सियस तक टॉलरेट कर पाता है, तो जो नेक्स्ट जनरेशन है वो 55 डिग्री तक आसानी से टॉलरेट कर सकती है। ये होता है यहाँ पर एडेप्टेबिलिटी एडवर्स कंडीशन के लिए। और यहाँ पर न्यू वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स में अराइजेस ड्यू टू वेरिएशन। देन फिर इसके बाद में इसका मेन एडवांटेज जो है, ये डी वाला पॉइंट है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मेन एडवांटेज ये है कि यहाँ पर इसके अंदर इट इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ सर्वाइवल। अगर वेरिएशन नहीं होगा, अगर कोई भी स्पीसीज चेंज नहीं होगी, तो उनके जो आगे आने वाली स्पीसीज या फिर उनके आगे आने वाली ऑफ स्प्रिंग है उनके ऊपर खतरा रहेगा। तो ये मेन एडवांटेज रहता है वेरिएशन का कि इट इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ सर्वाइवल। और इसका एग्जांपल है वो है बैक्टीरिया वाला ही जो मैंने अभी दिया था कि बैक्टीरिया दैट कैन स्टैंड विद द हीट विल सर्वाइव इन अ हीट वेव। देन फिर इसके बाद आते हैं मेंडल दादा दियो। देखो भैया, इसमें क्वेश्चन यहाँ से आना कन्फर्म है हर साल, चाहे से सीबीएसई ने जब से पेपर करवाना शुरू करा है पिछले 10 सालों में सीबीएसई ने यहाँ से क्वेश्चन तो पूछा ही पूछा है। चाहे से 1 मार्क का पूछा हो, 2 मार्क का पूछा हो, 3 मार्क का पूछा हो, हर तरीके से जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सब कुछ पूछ लिए गए हैं। तो मेंडल एक्सपेरिमेंट बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखो इतना इंपॉर्टेंट है, जितना इंपॉर्टेंट मैं लिख रहा हूँ ना उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसके अंदर आपको लिखना क्या होगा, सबसे पहले तो ये हो सकता है कि एक्सप्लेन मेंडल एक्सपेरिमेंट। तो मेंडल एक्सपेरिमेंट को सारे पॉइंट्स हमने एक्सप्लेन कर रखे, तो वो आप याद
याद कर लीजिएगा। देन फिर इसके बाद में जो भी इसके साथ में जैसे कि इसके पॉइंट्स हैं, इसकी जो डेफिनेशंस है वो भी इसमें है, इसका कंक्लूजन वगैरह, इस तरीके से आप लोगों को ये याद करना है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए। अब देखिए इसके अंदर इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं, वो रखते हैं 800 लाइक्स। पिछली वाली वीडियो को आप लोगों ने करवा दिया था, तो इसका लाइक रखते हैं 800 लाइक्स। जल्दी से 800 लाइक्स कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। देन फिर इसके बाद में अगर बात करें मेंडल्स एक्सपेरिमेंट की, तो मेंडल एक्सपेरिमेंट में इसको पॉइंट्स में याद रखिएगा। सबसे पहले तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है मेंडल को, और इसीलिए मैंने यहाँ पर बापू लिखा है। तो बापू से याद रखना कि जेनेटिक्स के फादर कौन थे, वो थे यहाँ पर मेंडल थे। देन फिर इन्होंने कौन सा प्लांट सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पर जो प्लांट सेलेक्ट किया गया था वो किया गया था पीसम स्टेनियम। तो इसको गार्डन पी भी बोलते हैं, गार्डन पी प्लांट्स फॉर द वेरिएशन ऑफ देम। और यहाँ पर मेंडल ने क्या करा था कि एक्सपेरिमेंट इन विच ही क्रॉस्ड पॉलिनेटेड प्लांट्स, पॉलिनेटेड प्लांट्स से उनको क्रॉस करा गया था। अब इसमें दो कंडीशन थी, एक था मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक था डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो अगर इन केस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस विद द प्योर लाइन ब्रीडिंग वेराइटीज ऑफ प्लांट्स इन अ फिनोटाइपिक इन F2 जनरेशन वाज 3:1। इसके डेफिनेशन अभी आगे बताने वाला हूं। डेफिनेशन के लिए नहीं, पहले इसके अंदर ये आपको पॉइंट जरूर से लिखना है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या हुआ था कि जो वेरिएशन हुई थी वो हमने ब्रीडिंग करवाई थी, प्योर लाइन ब्रीडिंग करवाई थी विद द वेराइटी ऑफ प्लांट्स। तो वहां से हमें फिनोटाइपिक रेशियो जो मिला F2 जनरेशन में वो था 3:1। तो फिनोटाइपिक रेशियो आपको इसको अंडरलाइन करके लिखना है, ठीक है, इसको अंडरलाइन करके लिखना, फिनोटाइपिक को अंडरलाइन करके लिखना। एग्जाम में ये जो एग्जामिनर है उसका अटेंशन ग्रैब करेगा और इससे आपको बहुत ही बेहतरीन मार्क्स मिलेंगे, इससे रिप्रेजेंटेशन भी अच्छा रहेगा। तो जो भी कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो उसके वो आपको अंडरलाइन जरूर से करना है एग्जाम में। देन फिर इसके बाद में आता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब देखिए डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, इन केस ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस इट इन्वॉल्विंग द टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। और यहाँ पर इसमें जो फिनोटिपिक का रेशियो होता है F2 जनरेशन में वो होता है 9:3:1। तो 9:3:1 होता है। अभी इसके अंदर एक और तरीके के होते हैं, वो होते हैं जीनोटाइपिक। तो यहाँ पर ये बताइए कि जीनोटाइपिक रेशियो अगर आप लोगों को पता है तो वो क्या होता है। देखो 2 पॉइंट बन जाएंगे इससे। जीनोटाइपिक रेशियो जल्दी से बताइए कि F2 जनरेशन में क्या होगा। कमेंट बॉक्स में सभी आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। हर एक स्टूडेंट मेरे को आंसर देता हुआ मिलना चाहिए कि हर एक जो भी देख रहा है ना, देखो अभी तक देख रहे हो तो आंसर भी दे दो। अब देखिए, अब इसका आंसर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जीनोटाइपिक F2 जनरेशन के अंदर क्या इसका रेशियो रहता है। इसका जो रेशियो रहता है जीनोटाइपिक की अगर मैं बात करूँ, ये लिख लेना, नोट डाउन कर लेना अगर याद नहीं है तो। वो ये रेशियो रहता है 1:2:1। इसको ज़रूर से लिख देना। ये वाला पॉइंट अगर इंक्लूड करेंगे तो भैया मस्त नंबर मिलने वाले हैं। और इन नोट्स में से अगर आप कोई सा भी पॉइंट लिखते हो तो आपके एग्जाम में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो कि आपके नंबर काट लेगा। कोई भी नंबर ही नहीं काट सकता, क्योंकि वही बातें जो कि बुक में लिखी हुई रहती हैं। अब देखिए मेंडल एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या था। मेंडल ने कंक्लूड करा दैट द आउट ऑफ द पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स वन इज डोमिनेंट व्हिच मींस दैट इट अपीयरेंस इन हाइब्रिड व्हाइल अदर इज रिसेसिव। अब यहाँ पे एक तो आ रहा है डोमिनेंट और एक आता है रिसेसिव। डोमिनेंट का मतलब ये होता है कि जो उसमें ज़्यादा दिखाई दे, मतलब एक तरीके से आप इसमें ये बात समझिए कि जो F1 जनरेशन है उसमें जो दिखाई देगा उसको डोमिनेंट बोलते हैं। और रिसेसिव मतलब कि F2 जनरेशन में वापस से रीअपीयर होता है। इसके पॉइंट आते हैं नेक्स्ट वाला, वो आता है कि होमोजाइलस डोमिनेंट ट्रेट इज डिनोटेड बाय 2 कैपिटल लेटर्स। तो आपको इसमें ये बात याद रखनी है कि जो डोमिनेंट ट्रेट होता है उसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी इसका जो फ्लो चार्ट है, जिस तरीके से फ्लो चार्ट है उसमें इस जो डोमिनेंट ट्रेट होता है जैसे कि TT है, मतलब ये डोमिनेंट ट्रेट है, इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा कैपिटल से। और जो रिसेसिव ट्रेट रहेगा मतलब कि छोटे वाला, आप ये समझिए कि डोमिनेंट का मतलब होता है बड़े वाला, तो आप इसे याद रखिए कि बड़े वाले से मतलब ये हो गया कि बड़े कैपिटल लेटर में डिनोट करेंगे। और छोटे वाले से आप रिसेसिव से याद रखिए कि छोटे वाला मतलब इसको स्मॉल t से रिप्रेजेंट करेंगे। देन फिर इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि यहाँ पर अगर हम 2 या 2 से ज़्यादा को अगर हम क्या करवाते हैं, मतलब कि 2 या 2 से ज़्यादा ट्रेट इन्वॉल्व होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि जो जेन्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली रहते हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ व्हेन द पेरेंट इज एन प्रेजेंट। तो यहाँ पर इस तरीके से रहेगा। देन फिर इसके बाद जो गैमेट होते हैं वो प्योर होते हैं, पजेस ओनली 1 जेन सेट। और फिर उसके बाद में फॉर द पर्टिकुलर ट्रेट द ऑफस्प्रिंग रिसीव्स द 1 एलिन। अब देखिए यहाँ पर 1 एलिन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन अभी देखने वाले हैं, फ्रॉम फादर एंड 1 फ्रॉम मदर। तो आपको इतनी सी बात याद रखनी है। एलिन को जैसे भी कोई भी इंपॉर्टेंट वर्ड आता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल डोमिनेंट ट्रेट आ रहा है, तो आपको क्या करना है, डोमिनेंट ट्रेट को अंडरलाइन कर देना है लिखते हुए। तो क्या होगा कि वहां से टीचर का अटेंशन होगा, और अटेंशन होगा, प्रेजेंटेशन अच्छी होगी तो मार्क्स बहुत ही अच्छे मिलने वाले। देन फिर इसके बाद में इनका जो मतलब एक तरीके से जो एक्सपेरिमेंट था उसकी सिंपल सी बात ये थी कि एक टॉल टी प्लांट है और एक शॉर्ट टी प्लांट है। तो इसमें क्या था कि डोमिनेंट ट्रेट TT था
इसमें रेसेसिव ट्रेट थे स्मॉल टी, फिर उसके बाद में ये इनके टी हो गया, फिर उसके बाद जब इसका क्रॉस पॉलिनेशन हुआ तो क्या बना, F1 जनरेशन में ये सभी के सभी यहाँ पर टॉल बन गए। तो ऑल द प्लांट्स आर टॉल, और यहाँ पर जो जीनोटाइप रहा वो रहा टी, लिख देता हूँ टी और स्मॉल टी। तो यहाँ पे सभी जो प्लांट्स थे वो क्या थे, वो थे टॉल। लेकिन अभी F2 जनरेशन है, F2 जनरेशन के अंदर क्या होगा कि ये F1 जनरेशन वाले पेरेंट की तरह बिहेव करेंगे, और इसमें कितने ट्रेट्स होंगे, जिस तरीके से टी कोमा टी इनका जब क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। सबसे पहले टी और टी रहा तो बड़ा टी बना, और फिर उसके बाद में बड़ा टी और छोटा टी बना तो बड़ा टी और छोटा टी बना, फिर उसके बाद में इसी तरीके से ये बन गई, और लास्ट में बना एक ही जो कि स्मॉल टी रहा। यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया शॉर्ट प्लांट। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 4 हैं, 4 में से जो 3 हैं वो तो क्या है, टॉल, और एक क्या है, वो है शॉर्ट। तो ये क्या हो गया, इसमें 1% जो मतलब कि एक तरीके से आप इसमें परसेंटेज अगर निकालोगे तो वो हो जाएगा 75% तो टॉल रहेंगे और 25% शॉर्ट रहने वाले हैं। और अगर फिनोटाइपिक रेशियो की बात करें वो रहता है 3:1, और जीनोटाइपिक रेशियो मैंने अभी बताया था, यहाँ पर जीनोटाइपिक रेशियो जो रहेगा वो रहेगा 1:1:1। देन फिर इसके बाद जो क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं वो होते हैं अब डेफिनेशन से। ये बहुत ही ज़्यादा वीवीआईपी हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट हैं। इनके डेफिनेशन याद रखना। एलाइन की डेफिनेशन क्या होती है, एलाइन की डेफिनेशन ये होती है कि वन ऑफ द डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ पर्टिकुलर जेन। देन फिर इसके बाद में डोमिनेंट एलन क्या होता है, एन एलन हुज फिनोटाइपिक इज एक्सप्रेस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ अदर एलन एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी। और रिसेसिव का मतलब ये होता है छोटे वाले का मतलब ये रहेगा कि जो कि प्रेजेंट तो होगा बट जो उसका रिप्रेजेंटेशन होगा वो होगा स्मॉल। देन फिर इसके बाद में आता है जीनोटाइप और फिनोटाइप। तो यहाँ पर जीनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप ये होता है कि जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ एन इंडिविजुअल। जेनेटिक कंपोजिशन जीनोटाइप से याद रखो कि जेनेटिक कंपोजिशन, फिनोटाइप से याद रखो कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे कि यहाँ पर अगर जेनेटिक की बात करें तो यहाँ पर प्योर और हाइब्रिड टॉल रहेगा। जैसे कि अगर प्योर है तो प्योरली टॉल रहेगा, और अगर हाइब्रिड टॉल है तो उसके अंदर टी वाले कैरेक्टर होंगे। तो उनसे जो एक क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो उनमें से एक जो जनरेशन होगी वो क्या रहेगी, वो रहेगी स्मॉल रहेगी। देन फिर फिनोटाइप की अगर बात करें तो उसमें फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे, जैसे कि टॉल रहा, ड्राफ्ट रहा, ये उसके रहने वाले हैं। देन फिर इसके बाद में मोनो हाइब्रिड ट्रेट क्या होता है, जो अभी पढ़े थे। मोनो हाइब्रिड में आपको ये याद रखना है, मोनो याद रखो, क्या रखना है, मोनो का मतलब क्या होता है, वो होता है एक। ठीक है, मोनो हाइब्रिड में क्या होगा कि द क्रॉस इन विच वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट इज गिवन इनटू द कंसंट्रेशन दैट इज नोन एज मोनो हाइब्रिड क्रॉस, एंड द रेशियो 3:1 विच वी ऑब्टेन इन द मोनोटाइपिक हाइड्रो क्रॉस इज मोनो हाइड्रिक रेशियो। तो मतलब ये हाइब्रिड है, सॉरी मेरे से गलती से होगा, मोनो हाइब्रिड रेशियो कहते हैं इसको। सबसे पहले जब उनका क्रॉस पॉलिनेशन होता है तो उसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, और जो इनका रेशियो रहता है 3:1 उसको मोनो हाइब्रिड रेशियो कहते हैं। देन फिर इसका अंदर डाई हाइब्रिड रेशियो के अंदर क्या होगा कि द ट्रेट इन विच द 2 पेयर, बस डाई हाइब्रिड के अंदर क्या होगा कि 2 पेयर हो जाएंगे, और इनका जो रेशियो रहेगा वो रहेगा 9:3:1। और फिर इसके बाद में इसी को ही क्या कहते हैं, डाई हाइब्रिड रेशियो कहा जाता है। देन फिर डोमिनेंट ट्रेट क्या होता है, द डोमिनेंट ट्रेट विच इज एबल टू एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन। याद रखिएगा कि द ट्रेट विच इज एबल टू एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन। और रिसेसिव ट्रेट क्या होते हैं, द ट्रेट विच इज नॉट able to express in the F1 generation but reappears। ये यहाँ पर ये तो याद हो गया कि यहाँ पर डोमिनेंट का बोला है तो उसमें अपीयर होगा, लेकिन ये रीअपीयर होता है F2 जनरेशन में, याद रखना। अब जैसे कि डोमिनेंट ट्रेट था, डोमिनेंट ट्रेट इसमें हर एक में था। देखिए F1 जनरेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर डोमिनेंट सब में था, लेकिन देखिए यहाँ पर फिर से जो रिसेसिव है वो F2 जनरेशन के अंदर फिर से आ गया। तो ये बात आपको याद रखनी है। देन फिर इसके बाद में जो आता है वो आता है यहाँ पर होमोलाइगस और हेट्रोलाइगस। होमो से मतलब ये होता है कि एक जैसा, और हेट्रो से मतलब होता है डिफरेंट टाइप ऑफ जेन्स आर प्रेजेंट। देन फिर इसके बाद में डोमिनेंट जेन और रिसेसिव जेन फिर से यही होता है कि जो अपनी जैसे कि एक होमोलाइगस, होमोजाइलस और हेट्रोजाइलस में जो रिप्रेजेंट कर पाए अपने आप को उसे कहते हैं डोमिनेंट जेन, और जो एक में ही कर पाए जो कि होमोलोगस में कर पाए तो उसको कहते हैं यहाँ पर हेट्रोजाइलस, मतलब कि एक तरीके से हेट्रोजाइलस में नहीं कर पाए उसे कहते हैं रेसेसिव जेन। देन फिर इसके बाद में एक्वायर्ड ट्रेट क्या होते हैं और इनहेरिटेड ट्रेट क्या होते हैं, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ से हर साल एक क्वेश्चन आएगा, इसमें डिफ्रेंशिएशन वाला क्वेश्चन आएगा कि डिफ्रेंशिएट कीजिए कि एक्वायर्ड ट्रेट और इनहेरिटेड
इनहेरिटेड क्या होते हैं। तो देखिए एक्वायर्ड क्या होता है कि जो कि हमें पेरेंट्स से नहीं मिलते, जो कि हम बाहर आके सीखते हैं। तो ये क्या होंगे कि ये प्रेजेंट नहीं होंगे रिप्रोडक्टिव सेल में। और यहाँ पर वी विल एक्वायर इट फ्रॉम सराउंडिंग। अब क्या क्या एग्जाम्पल है, एक तो ये है कि आप क्रिकेट खेलना सीख जाओ, आप उसके बाद में इंग्लिश स्पीकिंग सीख जाओ। हो सकता है कि आपके पेरेंट्स को कंप्यूटर नहीं चलाना आता हो लेकिन आपको आता है, आपको कोडिंग आती है, आपके पेरेंट्स को नहीं आती, तो वो क्या है, वो सब आपने बाहर आके सीखे। लेकिन वहीं पर ही अगर आप बात करिए आप अपने पेरेंट्स से क्या सीख के आए, तो मतलब कि जो कि आपको आपके पेरेंट्स के थ्रू मिला है, जो कि आपका स्किन कलर है, जो कि हेयर कलर है, वो आते हैं इनहेरिटेड ट्रेट। देन फिर इसके बाद में किस में प्रेजेंट होती हैं, प्रेजेंट होते हैं रिप्रोडक्टिव सेल में। और यहाँ पर भी इनहेरिटेड फ्रॉम आवर पेरेंट्स, और ये हम जो इनहेरिटेड होते हैं वो हम सराउंडिंग से सीखते हैं। देन फिर इसके बाद में आता है सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन का मीनिंग ये होता है कि आप किस तरीके से डिटरमाइन करेंगे कि जो ऑफस्प्रिंग, जो नेक्स्ट जनरेशन है, वो बॉय होगी या फिर गर्ल होगी। तो उसी के बारे में ये बताया गया है कि किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है, कौन से फैक्टर है जिनके ऊपर कि यहाँ पर सेक्स डिटर्मिनेशन डिपेंड करता है। फर्स्ट जो फैक्टर है वो है यहाँ पर इन्वायरमेंटल कंडीशन। अब देखिए कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर कि इन्वायरमेंटल जो कि टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पर वो एक दूसरे मतलब कि फर्टिलाइज होते हैं, फर्टिलाइज एग जब होते हैं, उस टेम्परेचर को अगर डिनोट किया जाए तो वहाँ से पता लग जाता है कि बॉय होगा या फिर गर्ल होगा। ये एनिमल्स रहते हैं। टर्टल इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। देन फिर अगर बात करें जेनेटिक्स से, जेनेटिक्स से किस तरीके से करेंगे आप, जेनेटिक्स ऑफ सेक्स अकर्स लार्जली बाय द जेनेटिक कंट्रोल्स गेट इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स। मतलब कि एक तरीके से पेरेंट्स के पास में कौन से जीन थे वो ह्यूमन बींग्स में किया जाता है। इसका डिटेल्ड आपको जानना चाहिए कि ह्यूमन बींग्स में किस तरीके से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। तो ह्यूमन बींग्स में कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। पेयर का मतलब ये होता है कि एक पेयर में 2 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। और सेक्स क्रोमोसोम्स इसमें कितने होते हैं, एक सेक्स पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स रहता है। मेल के अंदर अगर बात करें वो होता है XY, और फीमेल के अंदर बात करें तो वो होता है XX। अब जब इनका यहाँ पर क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन होता है, जब बेबी होता है तो क्या होगा, बॉय होगा या फिर गर्ल होगा। ये वाला डायग्राम आपको जरूर से ड्रॉ करना है। अगर आपसे बोला जाए कि सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स, तो वो प्रोसेस एक्सप्लेन कीजिए। तो आपको सिंपल सी बात बोलनी है कि फादर हैं और मदर हैं, इनके 2 गैमेट्स होते हैं। जैसे कि पेरेंट हो गए ये फादर और मदर, और यहाँ पर इनके गैमेट्स 2 हो गए X और Y। जब ये फ्यूजन होता है, अगर X और X मिलता है तो गर्ल चाइल्ड बनेगी, और अगर X और Y मिलता है तो यहाँ पे बॉय चाइल्ड बनेगा। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल कि अगर X किसके साथ में कंबाइन होता है, अगर X जो है किस किस के साथ में कंबाइन होता है, X X के साथ में कंबाइन होता है X बनेगा, फिर से X X के साथ में कंबाइन होता है तो X बनेगा। तो फॉर एग्जाम्पल कि अगर फादर से X गैमेट आता है, वो फ्यूज होता है मदर के X गैमेट के साथ में, तो वहां पे गर्ल चाइल्ड होगा। लेकिन बॉय चाइल्ड के लिए कंडीशन क्या है कि फादर से Y गैमेट होना चाहिए, मदर के पास में तो एक ही है तो एक ही गैमेट होगा। तो यहाँ पर अगर X और Y होते हैं तो वहां पे क्या होगा कि बॉय चाइल्ड होने वाला है। तो अब ये बताए कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बॉय चाइल्ड। जल्दी से बताओ कि बॉय चाइल्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कि जो आने वाला बच्चा है वो लड़का ही होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। जल्दी से बताए कि बॉय और गर्ल की इक्वल होती है या फिर नहीं होती। दोनों एक क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि बॉय चाइल्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो गर्ल चाइल्ड है क्या उसकी भी सेम प्रोबेबिलिटी होगी या फिर उसकी अलग प्रोबेबिलिटी होगी। तो देखिए इसके अंदर अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें कि बॉय चाइल्ड और गर्ल चाइल्ड की क्या होगी, तो फेवरेबल आउटकम कितने हैं भैया। फेवरेबल आउटकम की अगर बात करें, हम गर्ल की बात, बॉय की बात कर रहे थे, तो कितने बॉयज हो सकते हैं भैया, 2 बॉयज हो सकते हैं। तो 2 तो हो गए इसके फेवरेबल आउटकम, और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पर ये 4 हो गए, तो 1/2, मतलब 50% प्रोबेबिलिटी है कि लड़का होगा और लड़की होगी। 50% प्रोबेबिलिटी होती है कि लड़का होगा या फिर लड़की होगी। और अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और उसी के साथ में आप लोगों के जितने भी जैसे कि चैप्टर्स हैं, जैसे कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट हो गया, इन सभी के शॉर्ट नोट्स अपलोडेड हैं, वो जाकर के जरूर से चेकआउट करना। और टर्म 2 के सैंपल पेपर भी अपलोड कर दिए हैं, वो भी जरूर से चेकआउट करना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से